नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आप लाउड इंडिया टीवी पर देख रहे हैं स्टार जर्नलिस्ट प्रोग्राम और हमारे साथ भारत के स्टार जर्नलिस्ट श्री सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश शर्मा जी साहित्यकार भी हैं और संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं। बुनियादी तौर पर साहित्यकार और पत्रकार हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सुरेश जी आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। और बहुत लोग देख रहे हैं, पर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं। मुझे बताया गया कि आप पहले अपने तखल्लुस आपने रखा था वात्सायन। ये किससे प्रभावित होकर रखा था और आप साहित्यकार के नाते ज्यादा प्रसन्न हैं अपने जीवन से या पत्रकार के नाते? संतोष भारतीय जी, असल में ये जो वात्स्यायन नाम है ये दूसरे कारणों से रखा गया था। कारण ये था कि अपना जो मेरा नाम है उस नाम से मैं वहाँ जो कुछ मुशहरी में घटित हो रहा था, मुजफ्फरपुर के इलाके में जो कुछ हो रहा था उसको मैं लिखने में मुझे कुछ कठिनाई थी। तो मुझे मैंने कोशिश की कि वो एक ऐसा नाम हो जो लगे कि यहाँ के स्थानीय किसी ने नहीं लिखा है और वो सारी चीज़ें भी सामने आए, वो घटनाएं भी सामने आए जो उस समय हो रही हैं। तो इसलिए मैंने उस समय कुछ कुछ भी ध्यान में नहीं था। मैंने वात्स्यायन उस समय मैंने सोचा कि एक सच्चिदानंद वात्स्यायन नाम है उनका और वात्स्यायन उसमें चलता है तो वो नाम शायद ठीक ही रहेगा। तो वही मैंने वात्स्यायन उसमें सिर्फ लिख रख कर फिर मैं लिखने लगा और पत्रकारिता उस ज़माने में उस तरह से शुरू की। और फिर वो नाम बहुत जल्दी मैंने सोचा कि ये तो शब्द नाम से कोई बहुत मतलब नहीं है, साफ दो टूक बिल्कुल सामने आना चाहिए और बताना चाहिए और लिखना चाहिए। तो मैंने फिर अपने नाम से शुरुआत की। जहाँ तक आपने कहा कि आपको साहित्य में मेरी गति रही है, मैं उसमें काम भी करता रहा हूँ और पत्रकारिता भी रही साथ में। तो किसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा या किसमें मैंने ज़्यादा ठीक महसूस किया लिखकर? तो देखिए, साहित्य में तो मूलतः शुरुआत की थी साहित्य से और लेकिन पत्रकारिता में इतने उस समय के की परिस्थितियों के दबाव इतना था कि मुझे लगता था कि ये चीज़ें कल आ जानी चाहिए, ये चीज़ें परसों आ जानी चाहिए। साहित्य में इसका लंबा समय लगता है कि आप लिखते हैं, फिर उसको आप रीक्रिएट करते हैं, उसको फिर से पुनर्सृजित करते हैं, फिर चीज़ें बदलती हैं। तो ऐसा क्यों किया जाए? जो कुछ जैसा हो रहा है उसको वैसा क्यों न रखा जाए। और इस तरह से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की और उस समय स्थानीय मुजफ्फरपुर में इस तरह की पत्रिकाएं निकल रही थी, अखबार निकल रहे थे। तो उसमें मैंने काम शुरू किया और काफ़ी चीज़ें सामने मैंने रखी। तो सुरेश जी आप एक चीज बताना भूल गए जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। वो ये कि मुशहरी बहुत मशहूर जगह है, एक ब्लॉक है मुजफ्फरपुर जिले में। और वो मशहूर इसलिए है क्योंकि वहां पर नक्सलाइट गतिविधियां बिहार में जब शुरू हुई तो वो केंद्र था और वहां पर नक्सलवादियों ने दो सर्वोदयी कार्यकर्ताओं को धमकी दी थी, जिनके विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण मुशहरी में आके रहने लगे थे। उसी गांव के स्कूल में रहने लगे थे, गांव में। और वो काफी दिन रहे और वहां मेरी जयप्रकाश जी से जब मुलाकात हुई तो मैं दर्शकों को बता दूं, पत्रकारों को, कि मैंने जीवन में वो दृश्य देखा। आपने मच्छरदानी देखी है क्या? एक मच्छरदानी होती है, मच्छर से बचाने के लिए गांव में ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो हाँ एक हाँ। चौकी जैसी चीज थी जिसके ऊपर पतली दरी और कुछ गद्दा सा बिछा था। मच्छर, रात में मैंने देखा मच्छरदानी लगी हुई है और उसके अंदर लालटेन, सभी परिचित होंगे लालटेन से। उस लालटेन की रोशनी में मैंने जयप्रकाश जी को लिखते हुए घंटों देखा है। तो उस मुशहरी के सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश जी, आपने जब पत्रकारिता शुरू की, आपने किन किन के साथ काम किया? और आपने जो कहा कि मैंने मुजफ्फरपुर से लिखना शुरू किया, फिर आप कहाँ कहाँ पहुंचे? वो यात्रा कैसी रही, आपके पत्रकारी विकास की यात्रा जिसमें आप देखिए, संपादक तक बने?
जी जी, मैं ना थोड़ा आपने जयप्रकाश जी की याद दिला दी है। उस घटना को थोड़ा बताना चाहता हूँ। मुशहरी में जो जयप्रकाश जी आए, ठीक एक ऐतिहासिक मौका भी है कि ठीक 50 साल पहले 5 जून 1970 को जेपी मुशहरी आए थे सबसे पहले। और वहाँ एक कन्हौली एक जगह है, आप तो मुजफ्फरपुर रहे हैं, कन्हौली एक जगह है जिसमें एक सर्वोदय ग्राम है। वहाँ 5 जून को उनकी सभा हुई। वहाँ के एक बाल मिश्र और बद्री सिंह, ये 2 सर्वोदय कार्यकर्ता थे। उनको मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादियों ने मारने की धमकी दी थी। तो जेपी आए थे वहाँ, और 5 को आए और 9 जून को उन्होंने सर्वोदय ग्राम में सभा की। सभा में आधा वो बोल ही रहे थे, आधा भाषण उनका खत्म हुआ था कि अचानक किसी ने एक स्लिप लाकर उनको दिया। वो और वो ये कह रहे थे मीटिंग में कि मैं यहाँ आता जाता रहूंगा और मैं इन चीजों को देखूंगा और करूंगा वगैरह वगैरह। कि वो स्लिप दिया तो एकदम से जेपी खामोश हो गए और उन्होंने कहा कि इस में मुझे बताया गया है कि मुझे भी धमकी मिली है और मुझे कहा गया है माओवादी द्वारा कि आप ये मुशहरी छोड़कर चले जाएं तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो, मुझे कोई धमकी इस तरह अगर देगा तो अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं पर मैं सारी चीज़ों को देखूंगा और जब तक ये समस्या समाप्त नहीं होती तब तक मैं नहीं जाने वाला। उसके बाद जेपी उस 9 तारीख की सभा के बाद विभिन्न ग्राम पंचायतों में रहे। सलहा, मनिका, प्रहलादपुर, शेरपुर, ये सब वहाँ की पंचायत हैं। वहाँ रहे और वहाँ वो अभी वहाँ जो नक्सलवादी घटनाएं होती थी वो जाके मिलते थे उन लोगों से। एक तस्लीम मियाँ थे, वो बहुत बड़े मतलब उस जगह के माओवादी वहाँ के, उनकी हत्या हो गई। फिर जेपी ने उनकी 2 बच्चियां, एक 4 साल की थी, एक 6 साल की थी, उसको गया के आश्रम में भेजा। फिर वहाँ एक एक परिवार से उनका संपर्क हुआ और एक नया समाज बनाने के लिए उन्होंने लगभग 2 साल के 2 ढाई साल में 107 ग्राम सभाएं बनाई और उसके बाद एक जिसको वो कहते थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इसकी शुरुआत की वहाँ उन्होंने कि ग्राम सभा के द्वारा उसके ऊपर एक जिला के स्तर पर बनेगा, फिर उसके बाद एक राज्य के स्तर पर होगा और फिर इस तरह से हम एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ का स्वप्न वो देख रहे थे वहाँ आकर, उस मुशहरी में आकर। तो मुशहरी में इतने समय तक वो रहे। हम लोगों का उनसे संपर्क था, जो युवा लोग थे उनसे ज़रूर मिलना चाहते थे। और वो जो लोग मिलते थे उनसे शाम के समय सभा होती थी हर गांव में, और गांव में गांव की समस्याओं के बारे में वो जानते थे, वहाँ के लोगों के बारे में जानते थे, जाति प्रथा आदि आदि। और वहाँ जो मजदूरों का जिस तरह से दमन था मुशहरी में, उस सब को देखते थे और एक नया सुरेश जी, रास्ता पंचायत सुरेश करते जी, थे और उसको वो सुझाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सुरेश जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ जी। कि हम एक और प्रोग्राम कर रहे हैं कि हाँ। इतिहास के वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए, उसमें आपको बुलाएंगे, तब जयप्रकाश जी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि आपने ठीक उनके ठीक है। उन दिनों ठीक को है। देखा ठीक है है। जब वो मुशहरी में थे। मैंने आपसे सवाल किया कि हम्म। पत्रकार जो आपने मुजफ्फरपुर के अखबारों में लिखने से पत्रकारिता शुरू की, तो ये लिखने का सवाल कहाँ से दिमाग में आया जी पत्रकार बनने का, और आप दिल्ली तक कैसे आए? जी। हम उसकी उन्हीं दिनों जब जेपी का जो सभा होती थी और वहाँ जहाँ हम जाते थे तो हम रिपोर्ट लिखते थे। और वहाँ एक आईना, कन्हैया शरण एक पत्रकार थे जो आईना एक पत्रिका निकालते थे, तो वहाँ हम नियमित रूप से उसमें लिखते थे और वो सारी चीज़ें सामने आती थी। फिर उसके बाद अचानक हुआ ये कि 74 में ही दाम बांधो आंदोलन था और उस समय
तरुण शांति सेना के लोग जो जयप्रकाश जी से जुड़े हुए थे, और उसमें आप भी थे और वहाँ बिहार के अन्य भी हमारे साथी थे, सुरेंद्र कुमार, कुमार प्रशांत वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग थे, हरेंद्र जी और सभी सारे, हल्दर जी। तो ये सब लोग दाम बांधो आंदोलन चलाया और उसमें तय कर दिया आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों का फॉलोअर था तो तय कर दिया कि इस दाम पर ये चीज़ें खरीदी जाएंगी और घोषणा करनी किसको, तो घोषणा करनी थी। तो उसके बाद हम लोग मतलब आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीसा में गिरफ्तार होने वाले पहले लोग थे आप लोग, तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैंने कहा कि मैं इसको जो तय किया है साथियों ने वो दाम में पढ़ के सुनाऊंगा, और कंपनी बाग में मैंने वो पढ़ा। उसके बाद वो भीड़ में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार होकर के आए और फिर जेल, फिर बाहर एक निकले, मिनट एक मिनट एक मिनट एक आंदोलन मिनट बढ़ा। एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट विराम। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार में दाम बांधो आंदोलन, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों से कहेंगे कि इससे ज्यादा कीमत पे न लें और दुकानदार उसी कीमत पे दें। बहरहाल मुझे, कुमार प्रशांत को और किशोर शाह को, जो आंदोलन में शामिल होने के लिए केनिया से आए थे, गुजराती थे, हम लोग गिरफ्तार हुए और पहला मीसा बिहार आंदोलन में हम 3 लोगों के ऊपर लगा, जिसके बारे में जयप्रकाश जी ने वहां के अखबारों में बहुत सख्त लेख लिखा और मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर से कहा कि जिन लड़कों को आपने शांति भंग की आशंका में मीसा लगाया है, ये लोग शांति कैसे बनाई जा सकती है आपको सिखा सकते हैं। ये जेपी का बहुत सख्त लेख था जो एडिट पेज पर हर अखबार ने छापा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि हम जेल में थे, अचानक हमें पता चला दूसरे दिन, हम एक दिन पहले पहुंच गए, दूसरे दिन पता चला कि एक लड़का आया है जो लहूलुहान है, जिसके खून बह रहा है। तो वो सुरेश, जब हम मिलने गए तो वो सुरेश शर्मा थे। इन्होंने क्या किया कि जब हम लोगों को पुलिस जेल ले जा रही थी तो इन्होंने वो भाव वाली सूची अकेले एक बड़े मैदान में जाकर के पढ़ी, और आसपास सारी जितने भी सीआरपीएफ जैसी बटालियन थी वो खड़ी हुई थी, हेलमेट लगाए और डंडा बंदूक लिए हुए। सुरेश अकेले अकेले तीर की तरह से मैदान के बीच में पहुंचे और उन्होंने वो भाव पढ़े। एसपी वो दौड़ा और उसने अपना हेलमेट उतारा और सुरेश शर्मा जी के सर के ऊपर तेजी से मारा। इनका सर फट गया और ये लहूलुहान हो गए। तो जब हमको पता चला कि एक लहूलुहान लड़का आया है जो उस आंदोलन में जिसने कल भाव पढ़े, तो हम लोग मिलने गए कि कौन है बहादुर लड़का। वहां मेरी सुरेश जी से पहली मुलाकात हुई जेल में। जी सुरेश जी, आप फिर, मैं पत्रकारिता वाली यात्रा कर रहा हूं लेकिन आप ये कुछ आप ऐसी यादें दिला रहे हैं आप तुरंत जो। बस कहना शुरू। जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, तो जेल में मैं रात को गया और सुबह मैं अस्पताल में था, जेल के अस्पताल में। तो आप मुझसे मिलने आए, मैं सबसे, आपको याद होगा या नहीं, आप मुझसे मिलने आए और मैं बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि आप आए, बहुत बहुत ही मुझे सहारा मिला, बड़ा वो हुआ। और फिर हमने कुछ बातें की और मैंने सोचा कि आपका स्वागत मैं कैसे करूं। तो मेरे पास आधा सेव पड़ा था, वो मैंने आपको दिया तो आपने उसको खाया। तो ये जो पुरानी यादें हैं कभी कभी आती हैं मुझे कि वो जेल के अस्पताल की। तो खैर, इस तरह से इमरजेंसी, हम लोग जेल से बाहर आए, इमरजेंसी आई, उसमें कुछ पर्चे वर्चे निकाले। लेकिन जब 77 में हम दिल्ली आ गए, इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने सोचा कि अब कुछ पढ़ाई भी पूरी कर लेनी चाहिए। आप सभा में चले गए थे और लोग और जगह चले गए थे, तो हमने सोचा कि अब कुछ 1-2 साल में जो पीएचडी का काम बचा हुआ है उसको पूरा कर लिया जाए। तो मैं जेएनयू आया, तो मुझे रघुवीर सहाय से परिचय हुआ। और रघुवीर जी, बिहार आंदोलन के दिनों में रेणु जी के साथ उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छा है, आप सबसे पहले उन आंदोलन के बारे में आप मेरे दिनमान के लिखिए कि किन वजहों से ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज की स्थिति में आज क्या जरूरत है। तो मैंने वो पहला दिनमान में वो एक रिपोर्ट लिखी, कारण अब भी मौजूद है, यानी जिन कारणों से आंदोलन शुरू हुआ था। जेपी से भी पहले आप लोगों ने मुजफ्फरपुर में दाम बांधो आंदोलन शुरू किया,
उसके बाद जेपी आंदोलन में आए। तो वो कारण आज भी मौजूद है। और हमें कैसे फिर मैं पूरी घटना वगैरह का किया था, तो काफ़ी पसंद किया गया। उसके बाद मैं दिनमान में लिखने लगा, उन सामाजिक विषयों पर भी रिपोर्टिंग भी करेगा, जगह जगह शायद जी भेजते भी थे, और इधर पीएचडी का भी काम चलता रहता था। दिनमान में लगातार लिखने के बाद हुआ ये कि उन दिनों 80 में इनकी हालांकि रिजाइन तो कर दिया था पहले, लेकिन सरकार उनकी 81 के जनवरी में गई चरण सिंह की। जनता पार्टी टूट गई थी आपस के झगड़ों से, दो जगह की सदस्यता नहीं हो सकती, इस सब को लेकर, और सरकार गिर गई। जेपी थोड़े आहत थे इससे कि ये लोग साथ क्यों नहीं रह पाए। और 81 में फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई और विपक्ष एक तरह से बिखर गया। उन्हीं दिनों भाजपा की जन्म हुआ और भी पार्टियां बनी और जो भी हुआ, जब विपक्ष कहीं नहीं था, विपक्ष के मुद्दे भी नहीं उठाए जा रहे थे, सारा सब कुछ नष्ट हो रहा था। ऐसा लगा कि जो कुछ अभी 5 साल पहले 4 साल पहले हुआ था वो सब खत्म हो रहा है। तो विपक्ष की भूमिका की जरूरत थी। तो जनसत्ता अखबार की उस जमाने में प्रभाष जी भी आंदोलन में थे, और वो तो अखबार शुरू हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी हो एक परीक्षा देनी होगी और आप जनसत्ता में काम करने के लिए आ सकते हैं। हम लोगों ने सब लोगों ने परीक्षा दी और पास हुआ, और जनसत्ता की शुरुआत हुई। तो जनसत्ता की जो शुरुआत हुई वो इसलिए नहीं हुई कि एक बहुत सारे अखबारों की तरह एक अखबार था वो, बल्कि वो विपक्ष की भूमिका में आया हुआ अखबार था। जो राजनीतिक दल उस समय अपने दूसरे कारणों से, निजी कारणों से, मनोगत कारणों से, परिस्थितियों से के कारण एक समग्र विपक्ष बिखर गया था, और बिखरा हुआ विपक्ष को समेटने के लिए भी और जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने के लिए भी जनसत्ता की शुरुआत हुई थी। और हम लोग वही काम कर रहे थे जो विपक्ष को करना चाहिए था, और जनसत्ता ने वह काम शुरू किया। हम लोगों ने वो प्रभाष जी कहते थे कि वह खबर नहीं है जो छपता है, बल्कि हम जो छापते हैं वो खबर है। आप ऐसी खबर लाइए जो सिर्फ आप ला रहे हैं, और इससे सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका बन सकती है, जिन मूल्यों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था उन मूल्यों को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका हो सकती है, ये काम आप करिए। और हम लोग बिल्कुल एक सिपाही की तरह, वॉरियर की तरह लगे हुए थे, वॉरियर की तरह कि हम उस तरह की चीजें लाएंगे। फिर वही काम आपने 86 में जब चौथी दुनिया आई तो एक हवा के झोंके की तरह एक अखबार का एक दूसरा रूप था। अखबार का एक ऐसा रूप था कि हम रोज रोज तो खबर छाप ही रहे थे, लेकिन सप्ताह में सभी खबरों का एक समाहार, और सप्ताह का रोज का लीड तो एक होता ही है, लेकिन क्या सप्ताह का भी एक लीड हो सकता है? प्रभाष जी की ही व्याख्या है। प्रभाष जी ने कहा कि यार इसको देखो, इस चीज को, और तुम लोग भी संडे का अखबार निकालो तो वो सप्ताह का कोई लीड हो सकता है क्या, उसको आप पहली खबर लो। तो इस तरह से पत्रकारिता का वो दौर था जिसमें कि ये इन दोनों अखबारों की भूमिका रही। और भी अखबार आए उस समय जो निकल रहे थे, लेकिन वो जो व्यावसायिकता का दबाव और जिस तरह से दूसरे अखबारों पर था वो उस पर रहा। लेकिन जनसत्ता में प्रभाष जी के साथ हम लोगों ने काम किया। जनसत्ता में आप देखेंगे कि अनेक तरह से जनसत्ता ने नई शुरुआत की। यानी उसमें जैसे पहले अखबारों में पूरा का पूरा एक पेज किसी एक विषय पर, रोज एक विशेषांक, जैसे कला का पेज अलग होता था, फिल्म का पेज अलग होता था, यह सब एक नई शुरुआत थी। स्वास्थ्य का पेज, सेहत का पेज अलग होता था। लेकिन इस सब के अलावा एक जो पेज निकलता था खोज खबर और खास खबर, ये बहुत महत्वपूर्ण था। खोज खबर में मतलब हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का खोज कर खबर लाते थे कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ विपक्ष को होना चाहिए, और तो ये खोज खबर का एक पूरा पेज होता था, उसमें हम लोग खबरें लाते थे। और एक खास खबर, यानी ऐसी खबर जो जिस पर सब जिससे आप जानते तो हैं, लेकिन उसकी जो मूल मतलब उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हम खोलना चाहते थे उसमें, तो वो खास खबर निकलता था।
और इस तरह एक तरह से एक शब्द इस्तेमाल करूंगा साहित्य की दुनिया का शब्द, खबर का पूरा सौंदर्य शास्त्र, पूरा एस्थेटिक्स बदल गया जनसत्ता के साथ। और उसका असर उस समय नवभारत टाइम्स पर भी पढ़ना शुरू हुआ, उधर नई दुनिया पर भी पढ़ना शुरू हुआ। हालांकि उसके जो संपादक थे वो उधर से ही आए, इधर नई दुनिया का जो काम था उसको एक तरह से नया रूप दिया था उन्होंने नए समय पर। तो इस तरह से जनसत्ता में रहे। जनसत्ता में काफी काम करने के बाद लगा कि 91 आ गया कि ये जो प्रभास जी ने प्रशिक्षित किया है, पत्रकारिता का एक नया स्कूल बनाया है, इसका विस्तार होना चाहिए। नए लोग जो आ रहे हैं उसको भी जाके हम बता सकते हैं, जाके बताएं। तो मुझे मेरे एक मित्र हैं पत्रकार अच्छे और जाने माने, बाल मुकुंद, वो मुझे टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में ले गए कि वहाँ हम पत्रकारिता पढ़ाते हैं, आप चलिए और वहाँ जो कुछ आप यहाँ करते हैं उसको जरा बताने की कोशिश कीजिए। वहाँ एक साल मैंने कोशिश की कि हिंदी में पत्रकारिता का एक नए लोग आए और उनको हमने जो सीखा है पत्रकारिता का जो एक जन संबद्ध रूप है वो हम बताएं। उसके बाद फिर वो बंद हो गया हिंदी का, वहाँ फिर हम नवभारत टाइम्स में आ गए। नवभारत टाइम्स में फिर एक नई शुरुआत हुई। नवभारत टाइम्स में जो सारे फीचर के पेज होते थे वो मेरे जिम्मे था, यानी संपादकीय पेज भी काफ़ी समय तक रहा। फिर उसके बाद फिल्म का पेज, फिर कला का पेज, संस्कृति का पेज, स्वास्थ्य का पेज, ये सारा होता था। तो इस तरह से नवभारत टाइम्स में हमने ये अपना काम किया। नवभारत टाइम्स में काम करते हुए मुझे लगा कि ये फिल्म का पेज जब मैं देखता था तो मैं डॉक्यूमेंट्री के प्रति बहुत आकर्षित था, क्योंकि मैं मानता था कि डॉक्यूमेंट्री का ही पत्रिका का ही एक रूप है डॉक्यूमेंट्री। तो कुछ चीज़ें जो हम भाषा में नहीं लिख पाते, कुछ चीज़ें जो हम नहीं कर पाते अखबार में, वो हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बिल्कुल साक्षात हम सामने ला सकते हैं। और उस समय चैनल्स का उतना दौर नहीं आया था। एसपी सिंह ने शुरुआत जरूर आज तक की कर दी थी, लेकिन वो नहीं आया था। और एक बीच में मैं बता दूं, उस जमाने में नवभारत टाइम्स में विद्या निवास मिश्र संपादक थे। कुछ तो एक लाइन संपादकों के बारे में भी, विद्या निवास मिश्र जी जो पत्रकारिता थी उसको एक शास्त्रीय रूप देना चाहते थे। वो उसी स्कूल के थे। भाषा के स्तर पर वो प्रभास जी के ठीक विपरीत। प्रभास जी कहते थे कि बोलने की भाषा है, वाणी प्रसाद मिश्र का है कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। तो वो बार बार कहते थे। लेकिन पंडित जी अर्थात विद्यानिवास मिश्र जी का कहना था कि जो शब्दकोश की भाषा है, भाषा का संस्कार करना भी है। तो वो लिखते थे कि तेज गर्मी पड़ी, आत्यंतिक गर्मी पड़ी, आत्यंतिक कौन समझेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको एक वो किया। दूसरी तरफ उसके बाद अनेक लोग बदले। वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो लोग काम कर रहे थे नवभारत टाइम्स में, उसमें ये मधुसूदन आनंद, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था भाषा के स्तर पर भी, और खासकर विदेशी मामलों पर वो विदेशी मामलों पर बहुत सक्रिय रहते थे वो, और उसमें नई दृष्टि से वो लिखते थे। सूर्यकांत वाली भी भारतीय परंपरा की चीज़ों के बारे में लिखते थे, बताते थे। राजकिशोर भी वहाँ थे, समाजवादी विचारधारा से वो अपना काम करते थे। फिर उसके बाद रामकृपाल जी लखनऊ से आए थे, उनका भी था। बाद में ये लगा कि अब हमें डॉक्यूमेंट्री बनाना है, क्योंकि वो भी उसका एक रूप है, तो बम्बई चलना चाहिए और बम्बई चल के देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो फिर मैं नवभारत टाइम्स बम्बई आ गया। मैंने कहा वहाँ कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी जा चुके थे, सचिंद्र त्रिपाठी थे संपादक। मैं यहाँ आया तो फिर मैं यहाँ 11 से लेकर रात के 8 तक खबरों का काम देखता था। सचिंद्र जी के बाद मैं ही देखता था उसको कि कैसे एडिशन निकलेगा। फाइनल मीटिंग होती थी और पेज छपने जाता था। लेकिन इसके बाद मैं आमतौर पर हर रविवार को पूरे दिन जो यहाँ का संसार है सिनेमा का, वहाँ मैं जाता था और थोड़ा सीखने की कोशिश करता था, थोड़ा जानने की कोशिश करता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस दौरान मैंने
काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की और सारी चीज़ें की। यहाँ बम्बई में भी दिल्ली में का माहौल राजनीतिक है और बम्बई का माहौल व्यावसायिक ज़्यादा है। तो यहाँ के अखबार को, नवभारत टाइम्स को थोड़ा सा यहाँ के नेचर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसी कोशिश हमने की कि लोगों को बहुत ज़्यादा राजनीतिक चीज़ों के बजाय यहाँ का जो व्यावसायिक इस तरह की दुनिया है उसकी जो ताज़ा खबरें हैं वो सब है तो ज़्यादा अच्छा है। और इससे हमारा टाइम्स यहाँ भी रहे कि अचानक मुझे मकसूद आनंद जी का और यहाँ पर जो दूसरे ब्रांड मैनेजर वगैरह थे दिल्ली में उनका फ़ोन आया कि आप यहाँ आइए, सांध्य टाइम्स को नए सिरे से जो आप संभव करते रहे हैं यहाँ नवभारत टाइम्स में और वहाँ, तो उसको आप सांध्य टाइम्स में शुरू करिए। तो मैं फिर लौट आया यहाँ पर 2008 में। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो उनका कहना था कि सुबह में जो अखबार लोग पढ़ चुके होते हैं उसके बाद 2 बजे तक क्या ये उसमें होना चाहिए। दूसरी बात कि लोग उस अखबार को यह पढ़ें कि उनको बहुत ज़्यादा विचार नहीं, खबर में ही विचार हो, खबर से ही पता चले कि उसको क्या करना है, उसमें विश्लेषण नहीं, क्योंकि उतना समय दोपहर के बाद किसी के पास नहीं होता और वो हमारा मालूम था कि हमारा पाठक कौन है जो 2 बजे दोपहर के बाद होता है। तो इस तरह से सांध्य टाइम्स को भी हमने बिल्कुल मतलब सुबह 11 के बाद से 5 बजे तक का अखबार मैंने बनाया और इस तरह से वहाँ की दुनिया भी मैंने नई बनाने की कोशिश की और उस दौरान भी आपसे बात भी होती रहती थी तो उसका वो भी महत्व था कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। सुरेश जी, ये आपने जिस दौर की पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, वो चाहे सांध्य टाइम्स की हो, नवभारत टाइम्स की हो, जनसत्ता की हो या अंग्रेजी अखबारों की भी हो, इंडियन एक्सप्रेस मुख्यतया उन दिनों पढ़ा जाता था, हिंदू पढ़ा जाता था। ये जो पूरी पत्रकारिता होती थी, आपने पत्रकारिता के बदलते हुए रंगों को देखा है। वो रंग कैसे बदले और आज हम जहां पहुंचे हैं, ये ये जो रास्ता तय हुआ है और जिस मंजिल पर आज पहुंचे हैं, वो आपको कितना सुकून देता है, कितना सुख देता है या दुख देता है? जो दूसरी बात आपने कही आत्यंतिक दुख देता है बहुत दुख देता है। असल में हो क्या गया है कि जो लिखित पत्रकारिता जो भाषा की पत्रकारिता है, प्रिंट मीडिया है, वह एक प्रकार से समाप्त हो गया है। असल में पत्रकारिता पर राजनीति का भी असर पड़ता है। आप देखिए कि अभी पिछले हाथरस कांड जो हुआ, उसके बाद अभी बलिया में जो हुआ है, अभी पश्चिम बंगाल में जो अभी हुआ है, क्या हाथरस कांड हम अगर खोज खबर खास खबर निकालते रहते तो क्या हाथरस कांड के बारे में रोज एक नई बात आ जाती है, रोज एक पक्ष आ जाता है, कुछ भी आ जाता है? क्या हम ये सुशांत की मृत्यु के बारे में जो एक पूरा सीरियल चल रहा है, उसका एक प्रकार से सीआईडी सीरियल या जिस तरह का सीरियल, हम अगर खोज खबर खास खबर का दौर रहता और दबाव नहीं रहता तो हम उसको बहुत आसानी से सामने ला सकते हैं, क्योंकि 2 टूक है सामने है। कल बलिया में एक आदमी गोली से उड़ा देता है एक आदमी को, पुलिस उसको पकड़ती है और फिर उसको हथियार सहित छोड़ देती है। कैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं, किस तरह का समय है, क्या ऐसा समय था पहले? तो इस तरह से ये अगर हम जाएं, हम उस हाथरस पर एक भी रिपोर्ट भीतर की नहीं आई, कोई खोज खबर नहीं आई, अभी बलिया के बारे में अंदर की कोई भी खबर नहीं आई। तो इस तरह से खबर नहीं आ रही है, प्रचार
प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो आपस में, जो भी राजनीतिक शक्तियां हैं ऊपर, वो उसको सामने ला रही है और आके एक विरोध प्रकट करके वो भी अपना इतिश्री समझ रही है अपने कामों का। अखबार भी अपना काम जिस दिन घटना हुई उस दिन उसको चल के आगे बढ़ जाते हैं। कृषि कानून को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चला, इतनी बड़ी चीजें हुई। आप देख लीजिए कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि कितने लोग कोरोना में रास्ते आते हुए मरे। कोरोना के बारे में कोई रिपोर्ट, कोई पेज कहीं जो 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 मजदूर आए हैं लौट के वहां से, पत्रकारिता उस दौर की रहती तो चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे वो नवभारत टाइम्स को ही लीजिए, या चौथी दुनिया का वो जो दौर, जिस तरह से आप हर पेज पर जिस तरह से होता था एक न एक चीज, तो वैसा आप आसानी से कर सकते थे। और हम जो विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं आज फिर, उसको हम लोगों को करने की जरूरत थी, जो हम नहीं कर पा रहे। जनसत्ता का इसलिए निर्माण हुआ कि उस समय विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था, नहीं निभा पा रहा था अपने कारणों से। आज विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है अपने कारणों से, और विपक्ष को जो बातें कहनी चाहिए हमारे साथ मिलकर के, हम उसके साथ मिलकर कहते हैं, वो अवसर हमारे पास नहीं है। तो एक बार फिर से जो जनपक्ष की पत्रकारिता है उसको जीवित करने की जरूरत है, सामने लाने की जरूरत है। और आप इसके लिए तैयार हैं। जनसत्ता उस समय एकदम से नया शुरू हुआ था और 1.5 साल के भीतर प्रभास जी ने फर्स्ट पेज पर एक बॉक्स लिखा कि अब जनसत्ता बांट के पढ़िए, हम अब 2.5 लाख से ज्यादा नहीं छाप सकते। तो अभी अगर हम देते हैं जानकारी, ठीक ठीक, उसकी हेडिंग थी, मुझे याद है, अब और नहीं, वो जो उन्होंने फ्रंट पेज जो, हाँ, अब और नहीं। अच्छा, सुरेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे पत्रकारीय जीवन पर, बल्कि साहित्यिक जीवन, पूरा जीवन, मैं दोनों को मिला करके पूछता हूँ, अभी जब तक हम बात कर रहे हैं, आपके ऊपर किन लोगों का प्रभाव पड़ा, या कौन लोग आपको याद हैं जिन्हें आप भूल नहीं पाते? मुझे सबसे पहले तो मतलब राजनीतिक रूप से तो जयप्रकाश जी से प्रभावित हुआ था, क्योंकि सबसे पहले उनको देखा था काम करते हुए वगैरह वगैरह। लेकिन पत्रकारिता में मुझे बेनीपुरी जी की जो पत्रकारिता थी शुरू में, वो प्रभावित हुई, तो मैंने उनकी ग्रंथावली पूरी संपादित कर दी। उसके बाद रघुवीर सहाय के साथ जब काम मैंने शुरू किया और लिखना शुरू किया, तो रघुवीर सहाय की पत्रकारिता ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उनकी भाषा ने। रघुवीर जी कहते थे कि आप सिर्फ ये खबर मत लाइए कि क्या क्या घटित हुआ, बल्कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, ये भी छाया उस खबर में होनी चाहिए, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं ये भी आपको उसमें बताना चाहिए। तो ये रघुवीर जी की जो पत्रकारिता थी, ये बहुत मतलब एक मैंने बनाया, एक रास्ता किए। वहीं पर नामवर जी भी साहित्यिक पत्रकार भी थे, तो नामवर जी की चीज ने मुझे बहुत प्रभावित की कि ऐसा है कि आप भाषा में एकदम से ऐसी भाषा लिखें जो आम फहम भाषा हो और लोग उसको पढ़ सके। इसी को प्रभास जी ने दूसरी तरह से सिखाया। प्रभास जी ने कहा कि आपके और घटना के बीच भाषा दीवार की तरह नहीं होनी चाहिए, भाषा एकदम पारदर्शी हो और भाषा के शीशे से, आपकी भाषा के शीशे से लोग घटना को देख सके। तो लिखने का ये होना चाहिए। दूसरा, आपको शीशे का ही एक दूसरा रूप आईना भी होना चाहिए कि पूरा समाज एक बार आपको झांके और आप उसको देख सकें। सुबह में आपका अखबार पढ़ने के लिए लोगों के पास आधे घंटे का समय होता है। आप अगर जटिल भाषा और सेंटेंस में लिखेंगे तो कौन पढ़ेगा उसको, कैसे पढ़ेगा उसको? तो इसलिए एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म, ये एक आपके सेंटेंस में होना चाहिए। एकदम नहीं, बस इसके अलावा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई, मैं भाषा पर इमरजेंसी लगाना चाहता हूँ। आप यद्यपि, तथापि, और कहना ना होगा कि ये सब हटा दीजिए, याद रहे कि ये सब हटा दीजिए। तो ये प्रभास ने इमरजेंसी लगाई भाषा की। और फिर हम लोगों ने जो भाषा लिखी
वो कई लोगों ने आलोचना भी की, और एक संस्कार को धक्का भी लगा। कौन लोग? हमने भी एक बार प्रभाष जी ने हमको जी प्रभाष जी जी प्रभाष और जी का आपने तो योगदान रहा। तो प्रभाष जी आपको हाँ, याद हैं, प्रभाष जी, रघुवीर नामवर सहाय, सिंह जी आपको याद हैं, और कौन कौन याद है? हाँ हाँ, उसके अलावा मुझे पत्रकारिता में कुलदीप नैयर, उनका जो रिपोर्ट आती थी उसमें जिस तरह से उसका इंट्रो होता था, उसका फिर उसकी जो न्यूज़ की बड़ी होती थी, वो भी मुझे बहुत वो लगता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह से लिखा जाना चाहिए और इस तरह से चीज़ों को हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा हमें फणीश्वरनाथ रेणु के जो एक रिपोर्ट आज है, वो उसने बहुत प्रभावित किया। रेणु जी का जो अगर आप लेखन देखेंगे, आज जन्मशती वर्ष भी है उनका, रेणु जी का, तो रेणु जी के लेखन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप घटनाओं को पढ़ते नहीं हैं, घटनाओं को आप देखते हैं, लगता है कि सारा विजुअल चल रहा है। जो उन्होंने वो लिखा है 67 में था बिहार, उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी है वो गजब। इसी तरह उन्होंने बाढ़ आई थी पटने में, उसकी रिपोर्ट आपको याद होगा, वो भी एकदम हम लगता है कि हम बाढ़ के बीच पहुंच गए। तो पत्रकारिता को जो दूरदर्शन जो चैनल्स कर रहे हैं आज, वो वैसा वैसा दृश्य हमें ये दिखा दे। आज तो ये कर रहे हैं कि देखिए देखिए इसी इन्हीं सीढ़ियों से अपराधी गया है अंदर, वही पूछताछ हो रही है, निकलेगा तो इसी इन्हीं सीढ़ियों से उतरेगा, देख लीजिए इस सीढ़ी को, देख रहे हैं ना आप, और ये कार है, ये कार जो है इसी का दरवाजा तो देख रहे हैं, ये दरवाजा खुलेगा और इसी में अपराधी जाएगा। तो ये जो ये दृष्टि थी, ये दिशात्मकता तो ये हो गई है कि हम लोगों के दिमाग को हम बेच रहे हैं, स्थितियों को, खबरों को हम बहुत ही अपराधी ढंग से बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरा दौर है, इससे मुक्त करने की जरूरत है। सुरेश जी, जो आपने रेणु जी का नाम लिया, मैं तो आपकी बात सुनते हुए ये सोच रहा था कि उस समय के संपादक कितने समझदार थे, जिन्हें ये मालूम था कि कौन सी रिपोर्ट हमें किससे लिखवानी है। आज भी लोग हैं, लेकिन संपादकों को पता नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट किससे लिखवानी है। इस ऑब्जर्वेशन के साथ मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें संपादित की हैं, बहुत लोगों की, चंद्रशेखर जी की पूरी किताबें, बहुत जी सारी किताबें आपने संपादित की। हम्म, और मुझे हम्म, याद है कि जी जी चंद्रशेखर जी के 75वें वर्ष के समारोह में अटल जी आए थे, बल्कि भारत के सारे राजनेता थे, आडवाणी जी थे, अटल जी थे, जोशी जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, सब लोग थे उसमें, जितने भी नेता थे, जो भी नाम ले आप, उत्तर का या दक्षिण का, उस समारोह में। तो उस समारोह में आपकी संपादित की हुई पुस्तकों का मेरा ख्याल है विमोचन हुआ था। आपने ये जो जी किताबों के संपादन की श्रृंखला शुरू की, इसके पीछे क्या आपका सोच था? इसके पीछे कारण ये था कि मुझे दो चीज़ों के बारे में बता देना, एक पत्रिका के बारे में और एक ये है कि ये जैसे बेनीपुरी ग्रंथावली मैंने 6-7 जी, साल लगाए उसमें, इसलिए एक कि एक मिनट बेनीपुरी जी की लोगों, एक पत्रकारिता मिनट आप एक मिनट देखेंगे एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दर्शकों को बता दीजिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी कौन थे? बहुत सारे अब पत्रकार और लोग नहीं जानते उनका नाम। नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी आज़ादी स्वाधीनता आंदोलन के दौर के और उसके 7-8 साल बाद तक के एक बहुत जाने माने पत्रकार थे, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में जनता अखबार निकालकर एक बड़ी भूमिका निभाई थी और पत्रकारिता के मानदंड तय किए थे। जो जो बात हम आज बोल रहे हैं वो सब वो करते थे। उसके बाद इसलिए मैंने सोचा कि उनकी सारी चीज़ें 8 खंडों में है, वो सारी पत्रकारिता थी, आने वाला समय हमारा उसको देख सके, ऐसी पत्रकारिता थी। फिर रघुवीर सहाय का सारा पत्रकार वाला जो काम है वो भी मैंने एडिट कर दिया कि 6 खंडों में, कि लोग देख सकें कि ये रघुवीर सहाय जो की पत्रकारिता कैसी थी। उसके बाद वाह, प्रभाष जी का सारा लेखन, उनके राजनीतिक लेखों अच्छा, को छोड़कर, उन्होंने जी जी कॉलम था जी काफी जी। सारे, वो सारा मैंने संपादित कर दिया है 6 किताबों में। तो ताकि प्रभाष जी को भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको आसानी से वो मिल जाए। इसके बाद एक पत्रकारिता, एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता मैंने डॉक्यूमेंट्री में जो की है, जैसे
एक बहादुर शाह जफर पर हमारी डॉक्यूमेंट्री, उस डॉक्यूमेंट्री में बहादुर शाह जफर का वो मैंने मतलब कहाँ वहाँ पर लाल किले में वो उस आदमी को कहाँ बिठाया जाता था नीचे जमीन पर, और अंग्रेज ऊपर बैठकर मुकदमा चला रहे थे, वो नीचे बैठा दिया जाता था। फिर वो बाहर लाल किले में दीवाने खास के बाहर कहाँ खड़े रहते थे, खड़ा रखा जाता था उनको, वो मैंने ट्रेस किया। फिर उसके बाद हुमायूं के मकबरे में वो रात उन्होंने आज़ाद इंसान के रूप में किस कमरे में गुजारी, यानी गिरफ्तारी से पहले वो कमरा ट्रेस हुआ। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई, उस किस स्थल पर हुई, वो भी हमने खोजा। फिर किस रूट से वो रंगून गए, यहाँ से गए कलकत्ता तो पानी के जहाज से, तो बैलगाड़ी से पहले वो लाल किले में सलीमगढ़ के किले में उनको कैद कर रखा था जो उस तरफ है, तो वहाँ से उनको इलाहाबाद ले गए, और इलाहाबाद से आए वो मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से उनको पानी के जहाज में डायमंड हार्बर वहाँ ले गए, और वहाँ से वो फिर पहुँचे रंगून। रंगून में उनको जब मरे तो उनको दफना दिया गया, लेकिन वो सारे निशान मिटा दिए गए। लेकिन असली जो उनका जहाँ उनको दफनाया गया वो 91, अभी 130 साल बाद उनके मरने के, वो जगह वो मिली थी जो लोगों को मालूम नहीं थी, वो हमने ट्रेस किया कि असल में यहाँ वो दफनाए गए थे। तो इस तरह से जर्नलिज्म का एक ये भी रूप था कि हम उनको ट्रेस करें और बताएं कि ये, क्योंकि हिस्ट्री जो हमारे उससे जुड़ा हुआ है, क्रांतिकारिता से जुड़ा हुआ इतिहास कभी अतीत नहीं होता, वो हमेशा वर्तमान मैं बना रहता है। आज मैं भी हम इसके जब पहले आप रोमांच हो जाता है जब हम देखते हैं कि जी जी मैं इसके पहले कि आपसे पूछूं कि आपने और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्योंकि हम समय के आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। अभी 2 सवाल आपसे हैं। वो शेर याद आ जी गया जी कि जी है कितना बदनसीब जी ज़फ़र छोड़ दे दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएँ यार में। तो ये कैसे लिखा होगा उन्होंने उस समय, और कितनी उनकी शायरी तो कमाल की थी बहादुर शाह ज़फ़र साहब की। जी, तो आपने और कौन-कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिन्हें आपने बना एक मिनट, करके ये आपको दिल कितना से है बहुत बदनसीब प्रसन्नता मिली? जी, जी ये जो कितना है नसीब जफर वाले पर मुझे 1 मिनट कहना है। ये है कि जी, जफर ने क्या किया है कि दिल्ली में जो एक जफर महल है, जफर महल में एक लगभग 2 गज जमीन छोड़ी उन्होंने अपने लिए। वो जफर महल में ही अंतिम दिनों में जाते थे, अच्छा। शायरी वारी करते थे, वहाँ बैठते थे, और वहाँ उनके फादर अकबर शाह और उनके दादा, उन दोनों की कब्र है, और उसके बगल में एक खाली जगह है, और खाली अरे जगह वाह! पर ढक्कन लगाने के लिए जो कब्र में होता है वो भी बना हुआ है। तो वो क्या खाली बात जगह भी हमने खोजी, क्या बात जिसकी वो तलाश कर रहे थे, जो जहाँ वो, और उसमें नामवर सिंह, हरवंश मुखिया, इरफान हबीब, इन सब लोगों ने कहा है कि जफर की जो वहाँ पर मिट्टी है उसको वहाँ से लाके, जहाँ वो, यहाँ क्योंकि दफ़न। आज़ादी के पहले हमारे कमांडर थे, लाया जाना चाहिए और वहाँ रखना चाहिए। खैर ये बिल्कुल, तो जो भी। दूसरी फिल्म मैंने सोचा कि जो जो लोग अब काम खत्म कर चुके हैं उनके पूरे लाइफ को लेकर जिनका बड़ा योगदान रहा है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो उसमें मैंने शम्मी कपूर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है 52 मिनट की। उसके बाद मैं ये चाहता था कि जो म्यूजिक बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, तो कैसे बनाते हैं, धुन कैसे तैयार करते हैं, तो इस पर रवि पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तीसरा इन पर है खयाम पर, अभी अभी नहीं रहे वो, तो खयाम पर था कि जो सुनहला दौर था हिंदी सिनेमा के संगीत का, उस दौर में म्यूजिक कैसे बना, क्या हुआ, इस पर वो है। और अंतिम जो डॉक्यूमेंट्री हमारी अभी पूरी नहीं हुई है वो है बापू कुटी पर, वर्धा में। क्या ओमपुरी जिंदा थे तो उन्होंने उसकी एंकरिंग कर दी है। अभी कई कारणों से उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं, एंकरिंग हो गई है, सारा हो गया है, थोड़ा शूट और बाकी है। और उसमें बापू का आखिरी निवास था वो, और वहाँ की जीवन चर्या क्या थी, वहाँ कैसे 42 के आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे विचार आया, वो वहीं पर आया था गांधी जी के उस आश्रम में ही। फिर
गांधी जी के जो अनेक प्रयास हुए उनको मारने के, और वो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। बहुत तो खूब, बहुत खूब। ये मेरी आखिरी डॉक्यूमेंट्री मैंने अब जो बन रही है, और उसमें हम चाहेंगे कि वहाँ से लेके और बापू के आश्रम जहाँ जहाँ थे, बापू के आश्रम पर भी फिल्म बने, और वहाँ क्या होता था, क्या गतिविधि थी, ये सब भी हम दिखाएं, ऐसा। बिल्कुल, आपने बहुत कमाल का काम किया है कि सेलुलाइट के ऊपर इतिहास को लिखना और उसकी तरफ अपना कमिटमेंट दिखाना। जो भी आपने कहा, जाहिर है पैसे की कमी होती होगी, क्योंकि पहले सरकारें इसके लिए पैसा देती थीं, लेकिन अब तो जब लोगों को खाने के लिए, और जिसका आपने जिक्र किया, मदद नहीं करती हैं, जो 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 माइग्रेशन हुआ इतना बड़ा अभी इस कोरोना काल में, जब उसी के लिए साधन नहीं सरकार ने दिए, और आपने जिक्र किया कि उनका आंकड़ा भी नहीं है किसी के पास, तो इन ऐतिहासिक चीजों के लिए सरकार पैसा दे, ये आश्चर्य की चीज है। तो इसलिए मैं जानता हूं कि आपकी चीज, अंदाज कर सकता हूं कि आपने जो आधे में रोका है काम, वो सिर्फ फाइनेंस की वजह से रोका होगा। पर जो आपने काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप क्या क्या कहना चाहते हैं आने वाले पत्रकारों से? उन्हें पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं? मुझे अपने आने वाले अभी दौर के या अभी के दौर के कई साथियों से, जो हमारे बाद के दौर के हैं, उन साथियों से मुझे एक निवेदन ये है कि जो अभी भी छापे के जो अक्षर हैं उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो प्रिंट मीडिया है, जो लिखा हुआ है, उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वह एक ऐसा है जो आपके पास सुरक्षित रहता है, आप उसको पढ़ते हैं शांत चित्त से और उसको ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसकी जो खबरें हैं वो आती जाती रहती है, उसमें आपके चिंतन की गुंजाइश उसमें नहीं होती है, उसको उसका फॉर्म ऐसा है, और उसका उसको प्रस्तुत अगर वैसा नहीं करेंगे तो दर्शक टिकेगा नहीं। हुआ टीआरपी का झगड़ा हुआ है अभी, वो टीआरपी जो है वो आप जब तक हर पल हर समय जब तक कुछ ना कुछ ऐसा उत्तेजक नहीं देंगे उसको, तब तक वो चलेगा नहीं। वो उनकी मजबूरी हो रही है, तो वो उस मजबूरी में अपना जो मूल खबर का जो स्वभाव है, खबर का जो धर्म है, उसी को नष्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से उसको भी संभाला जाए, उसको कि वो नई नई विधा है। और दूसरा जो प्रिंट मीडिया है, वो जो जनपक्ष की पत्रकारिता है, और जो उसमें जो कुछ हो रहा है समाज में, उसको दो टूक और बिल्कुल निर्भय ढंग से उसको दिखाया जाए, खोज कर लाया जाए। खबरें खबरें कई बार प्रभाष जी कहते थे कि जमीन के अंदर होती है, तो वहां से खोद कर हम खबर लाएं और हम लोगों को बताएं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं वही समानांतर समाज यह भी है, इसको जानिए और अपनी दुनिया को आप बड़ा करिए। तो हमारी दुनिया संकुचित होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। हम इस दुनिया को बड़ा करना चाहते हैं, और हमारे साथी पत्रकार जो आने वाले दौर के हैं, अगर वो जनपक्ष की पत्रकारिता करते हैं, और उसमें जाहिर है कि जो पत्रकारिता का जो रूप है अभी, या जो व्यावसायिकता का दौर में वो पत्रकार अखबार छपने का जो रूप होता है, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं उसकी, लेकिन सीमाओं के बावजूद काम हो सकता है। उन सीमाओं में रह के भी काम हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी के प्रति हमें घृणा फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रति बिल्कुल जो हालत बना दी जाती है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो गांधी जी का रास्ता था वो सबसे अच्छा रास्ता है, उसको अपनाते हुए सुरेश जी, सच को बिल्कुल। सामने लाइए और निर्भय होकर सच को सामने लाए, ये सबसे अधिक जरूरी है। सुरेश जी, आखिरी सवाल। हमारे जीवन की टेलीविजन और प्रिंट के अलावा भी आज एक सच्चाई है, जब हम और आप बात कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, या आपके आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, या सबसे नजदीक परिवार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? जिस तरह से वहाँ चीजें रखी जाती हैं,
जिस तरीके से सत्य है असत्य है इसका पता लगता नहीं है, इसका जो समाज के ऊपर असर है, बहुत लोग चिंतित हैं, बहुत लोग खुश भी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपसे हम आखिरी कमेंट चाहते हैं, फिर इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। असल में सोशल मीडिया जिस तरह से शुरू हुआ था और जिस तरह से तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी और वो बहुत अच्छा था कि हर आदमी अपनी बात तुरंत सामने रख सकता है। तो ये एक लेकिन बाद के दिनों में वो एक प्रचार और दुष्प्रचार का माध्यम बन गया। इसमें खबर तो आ जाती है, मान लीजिए कहीं कोई घटना हो रही है तो ये, लेकिन होता ये है कि उसको समग्रता में हम नहीं देखते, नहीं हमारे सामने आ पाता और वो हम उसको लेकर के उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। फिर कुछ लोग जानबूझकर इस ताकत को देख जानते हुए वैसा करने की कोशिश करते हैं, समाज में केओस पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए सेंसर तो हो सकता नहीं इतने लेवल पर, विज्ञान इतना अब आगे बढ़ रहा है कि अब ये कैसे हो सकता है। तो उसके लिए एक विचार ये है कि एक सोशल मीडिया के लिए एक आम जो लोग मतलब एक संगठित रूप से कुछ प्रयास किए जाए, कुछ संगठन बने, कुछ जो हम अखबार में काम करने वाले लोग हैं और जो तो कुछ खबरों को लेकर विचार रखें कि ये जो हम उस मोर्चे को भी देखें जो 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 खबर छप रही है और उसका खंडन करें और कहें कि ये गलत है और ये इस तरह की चीज़ें समाज के लिए नुकसानदायक है। इसलिए उनको हम कहें कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको चेतावनी भी दें। वो संगठन, ऐसे 20 संगठन बन सकते हैं एक शहर में, जो इस पर निगाह रखें। समाज सेवा के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। समाज को हम खत्म तो होने नहीं दे सकते कि कोई आदमी ये कहे कि कुछ भी लिख दे और हम लोग उसको देखते रहें। और अभी चूंकि उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और बंद किया नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति की आजादी है, तो इसलिए आप नहीं सोचते, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक जनपक्ष आम लोगों की तरफ से ही या पत्रकारों की तरफ से ही इस तरह के कुछ मंच होने चाहिए जो इन जो सोशल मीडिया है उसमें जो उच्छृंखलता है, उसमें जो एक तरह की अराजकता है, वो उसको दूर करने के लिए कोई सामाजिक प्रयास किया जाए, सामाजिक पहल की जाए, उस पर टिप्पणी की जाए। तो जो आप करेंगे वो जो लोग मीडिया वो पढ़ते हैं वो भी पढ़ेंगे उसको, वो भी जानेंगे इसको, तो उनसे हम टकरा सकते हैं इसी तरह कि हम भी एक मंच बनाएं और उसको करें। इस प्रोग्राम को, ये महत्वपूर्ण सुझाव है आपका। इस प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज दर्शकों से कहना चाहता हूं कि देखिए, बने हुए रास्ते पे तो सब चलते हैं, लेकिन हम किसी को विशेष महत्व क्यों देते हैं। जैसे मैं अपने लिए मानूं कि हमने किसी को स्टार जर्नलिस्ट क्यों कहा, इसलिए कहा कि उनमें सामान्य पत्रकारिता के गुण के अलावा भी कौन सा गुण है जो उन्हें स्टार बनाता है। और सुरेश जी की बातचीत से आपने देखा कि सुरेश जी कभी रुके नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उन्होंने रास्ता तलाशा। और खासकर ये जो सेलुलाइट पे जो हिस्ट्री लिखी, जो डॉक्यूमेंट्री की जिसकी बात वो कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री उन्होंने सौंते सुखाए नहीं बनाई, ये इतिहास के टुकड़ों को कैद किया है, अमर किया है, और यही स्टार जर्नलिस्ट की निशानी होती है। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, आपने बातचीत रखी। बहुत सारी चीजें आपसे अभी छूट गई हैं क्योंकि समय समय अपनी गति से चलता है और हमें परेशान भी करता है। हालांकि हम जब बात करते हैं तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, जहां हम आजादी के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। आपको हम फिर तकलीफ देंगे, अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और बची हुई चीजों के बारे में अवश्य बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी इस बातचीत के बाद जाहिर है बहुत सारे लोग आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे। हम उन सवालों के ऊपर आपको बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, आपकी यादों के बारे में बातचीत करेंगे। जो मैंने रोक दिया था, आप जयप्रकाश जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे। तो इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और आपको बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि आप हमारे साथ आए और आपने अपने अनुभव लाउड इंडिया टीवी के स्टार जर्नलिस्ट प्रोग्राम में शेयर किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।